हेलो बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रकाश इंस्टीट्यूट बाय विशाल में। बच्चों, आज लाया हूं मैं आप सभी के लिए सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट 3। तो बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले बच्चों आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अब बात करते हैं पार्ट 2 की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से कंटिन्यू है ये पार्ट। तो बेटा पार्ट 2 में हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि सेल जो हमारा एक फैक्ट्री की तरह था, छोटी फैक्ट्री का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। देख लेते उसको। मैंने आपको बताया था एक सेल होता है, उसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्रीज के अंदर बहुत कुछ होता है, कंट्रोल रूम होता है, छोटी फैक्ट्री होती है, ठीक है। मैं आपको एक मिनट अभी बता देता हूँ। लेजर को ले लो तो लेजर पॉइंटर, हाँ। मैंने आपको बताया कंट्रोल रूम होता है, छोटी फैक्ट्री होती है, बड़ी फैक्ट्री होती है, फिर सामान पैकेजिंग में जाता है, स्टोर रूम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सेल होगा, लेकिन कुछ कुछ सेल और पावर हाउस भी होता है, लेकिन कुछ कुछ सेलों में क्या होता है, ऑयल रिफाइनरी भी होती है। ये मैंने आपको बताया था, अगर ऑयल रिफाइनरी होगी तो सेल वॉल्व भी होगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में। और मैंने क्या बताया था आपको पार्ट 2 में? पार्ट 2 मैंने आपको पढ़ाया था कि इस जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या है बेटा ये? सेल मेम्ब्रेन। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होती है और ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इसके बाहर जो कवरिंग होती है इसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये परमेबल होती है और ये सारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। ये प्लांट्स और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में अब्सेंट नहीं होती है, ठीक है। अब्सेंट होती है वहाँ पे। अब बात करें अंदर, सेल के अंदर, तो मैंने आपको बताया था जो खाली जगह होती है ये भरी हुई होती है साइटोप्लाज्म से। किससे भरी हुई होती है? साइटोप्लाज्म से भरी हुई होती है। ये सेमी फ्लूइड होता है, चिपचिपा। ओके। फिर ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होता है बेटा? जैसे हमारे अंदर ऑर्गेन्स होते हैं, ऐसे सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे एक कंपनी में डिपार्टमेंट्स अलग अलग। जैसे कंट्रोल रूम की बात करो तो कंट्रोल रूम बेटा मैंने क्या बताया था, क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। मैंने बताया था हमारा सारा कुछ कोड वगैरह सब कुछ इसी में होता है, कि मैं कैसा होऊंगा, मेरी हाइट कितनी होगी, मेरे बालों का कलर, मैंने सब कुछ आपको बताया। ओके। तो यहाँ तक होगी पार्ट 2 की बात। अब पार्ट 3 में आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? पार्ट 3 में आज हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स बचे हो वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले छोटी फैक्ट्री से। छोटी फैक्ट्री यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ? राइबोसोम्स। क्या कहना चाहता हूँ बच्चों? मैं राइबोसोम्स कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होता है बेटा? प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है हमारी। टाइनी स्ट्रक्चर्स फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू ईआर। यानी कि ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ये या तो फ्रीली यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, या फिर अटैच टू ईआर, या फिर ईआर से अटैच्ड होते हैं। अब ये ईआर क्या होता है बेटा? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि ईआर क्या होता है। साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइसिस, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। ये क्या करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। Ribosomal subunits are found in the nucleolus and assemble in the cytoplasm to form ribosomes। जैसा मैंने आपको न्यूक्लियस वाली साइड में बताया था, स्लाइड में बताया था, कि जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर हमारे राइबोसोमल सब यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। ये इसके यूनिट्स हैं, जैसे पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है बेटा? न्यूक्लियोलस होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। ओके। असेंबल कहाँ होता है बेटा? ये दोनों पार्ट्स असेंबल कहाँ होते हैं? ये पार्ट्स बेटा बेटा असेंबल होते हैं साइटोप्लाज्म में। कहाँ असेंबल होते हैं? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो यानी हमारी छोटी फैक्ट्री कंप्लीट हो गई। तो हमने जान लिया कि छोटी फैक्ट्री यानी कि सेल में क्या होता है, वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइसिस। अब बात करते हैं हमारी मेन फैक्ट्री की। यहाँ पे क्या होता है देखते हैं जरा। बड़ा मेन फैक्ट्री यानी कि ईआर। ईआर यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं बेटा, न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस तो आप जान ही गए। अब न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड होता है। अभी बिल्कुल अटैच क्यों होता है ये भी हम अभी जान लेंगे थोड़ी देर में। ये क्या होता है बेटा? इसमें यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स की, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसा लिखा है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ईआर इज कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। आपको याद है? थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। न्यूक्लियस में दो लेयर होती है, आपको याद होगा, एक इनर और एक आउटर। तो जो आउटर वाली होती है ना, ये उसी की एक्सटेंशन है। ईआर क्या? उसी की एक्सटेंशन है, उसी से कंटिन्यूस है ये, उसी की एक एक्सटेंशन होता है, इस प्रकार।
ठीक है, कुछ इस प्रकार ये ई आर है, इसीलिए इसे चिपका हुआ, मैं आपसे को कह रहा था ना इससे एकदम चिपका हुआ होता है यार, इसीलिए चिपका होता है क्योंकि बेटा उसी के एनवलप से, उसी के भाव जो आउटर वाली कवरिंग होती है ये उसी से बना हुआ होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स आने वाले हैं। ई आर इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दूसरा दूसरा टाइप है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आर ई आर और एस ई आर। अब जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है रफ पार्ट, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे दाने से हैं। ये दाने क्या है बेटा, ये राइबोसोम्स है एक्चुअली। क्या है ये, राइबोसोम्स, जो आपको दाने दाने दिख रहे हैं राइबोसोम्स है। ओके, यहाँ से यहाँ तक जितना आपको पार्ट दिख रहा है ये सारा का सारा आर ई आर है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो आपको दिख रहा है स्मूथ, इस पर कुछ भी नहीं है, कोई दाने नहीं, यानी कि राइबोसोम एब्सेंट है। तो ये क्या है बेटा, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आप समझ गए। अब देखते हैं इसके बारे में कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। आर ई आर लुक्स रफ, ये रफ दिखता है जैसा आप देख सकते हैं इमेज में, बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच टू इट, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसलिए ये रफ दिखता है। इट मेनली इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रीशन। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन को बनाना और प्रोटीन का सिक्रीशन करना। ठीक है, ऐसा क्यों, प्रोटीन ही क्यों बनाना, क्योंकि बेटा इस पे क्या है, राइबोसोम्स अटैच है, तो राइबोसोम्स क्या ही करेंगे, प्रोटीन ही तो बनाएंगे वो। तो बेटा क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन का ही सिक्रीशन करते हैं, इनका मेन काम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो जैसे मैंने आपको बताया, नो राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, काम इनका ये है, ये सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं फैट्स एंड हॉर्मोन्स को। ये किसको बनाते हैं, फैट्स और हॉर्मोन्स को। फैट भी कौन सा, लिपिड, ठीक है, लिपिड्स बनाते हैं और हॉर्मोन्स बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ऐसा नहीं है कि किसी सेल में ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, दोनों होंगे, लेकिन क्या होगा, किसी सेल में क्या होंगे, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक ज्यादा होंगे या किसी सेल में क्या होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे। जैसे कि हमारे जो ग्लैंड सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स, ठीक है, जैसे पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स हमारे ग्लैंड सेल्स होते हैं, उन सेल्स में हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, ओके, तो मैं हमारा मेन मेन फैक्ट्री कंप्लीट हो गई। मेन फैक्ट्री आप समझ गया क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हम क्या क्या कंप्लीट क्या कर चुके हैं ऑर्गेनेल्स में, हमने कंट्रोल रूम समझ लिया है, हमने छोटी फैक्ट्री समझ ली, बड़ी फैक्ट्री समझ ली। अब जब सामान बन चुका है, जब चीज़ें बन चुकी हैं, अब किस चीज़ की ज़रूरत है, पैकेजिंग की ज़रूरत है, पैकेजिंग करनी है, उनको भेजना है जहाँ ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो अब समझते हैं ये पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर क्या होता है हमारे सेल के अंदर। ये होता है बेटा गोल्गी अपैरेटस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गोल्गी अपैरेटस। ये हमारा पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर होता है। इमेज आप देख सकते हैं इस प्रकार दिखता है। अब इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। गोल्गी apparatus is made up of flattened membrane bound sacs called cisternae। ये फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होता है। अभी सेक्स क्या होता है बेटा बता देता हूँ, बैग होते हैं, सेक्स का मतलब होता है बैग्स। ये आपको दिख रहे हैं, ये फ्लैट टाइप, इस तरीके से देखो, इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, इस प्रकार। तो फ्लैटन है और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, इसमें भी मेम्ब्रेन होती है, ईआर पे भी मेम्ब्रेन थी, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड था। अब ये जो इसके पार्ट होते हैं, जैसे ये एक है, इसको बेटा हम कहेंगे सिस्टर्ने, क्या कहते हैं, सिस्टर्ने, ठीक है। इट रिसीव्स मटेरियल फ्रॉम ई आर, ये मटेरियल कहाँ से अपना रिसीव करता है, ई आर से, यानी कि ई आर से प्रोटीन, लिपिड्स या हार्मोन, कुछ भी जो मटेरियल है सारा कहाँ से मिलेगा, इसको ई आर से मिलेगा। यहाँ पे ई आर में बनने के बाद सारा का सारा गोल्जी अपैरेटस के पास आता है। क्यों आता है, ताकि इट मॉडिफाइज शॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन। इसलिए आता है ताकि ये जो भी सामान इसको मिला है उस मटेरियल को मॉडिफाई कर सके, शॉर्ट्स कर सके, पैकेज कर सके, ठीक है, और उसके बाद वेसिकल्स में भर के भेज सके। वेसिकल्स क्या है, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये है वेसिकल्स, ये दिख रहे हैं आपको वेसिकल्स, सॉरी वेसिकल्स। ओके, ये क्या है बेटा, वेसिकल्स, ये भी वेसिकल है। ओके, तो ये होते हैं बेटा वेसिकल्स। ओके,
अब मॉडिफिकेशन तो आप जानते होंगे। शॉर्ट्स क्या होता है बेटा? शॉर्ट्स आपको अगर पता हो तो शॉर्ट करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक पोस्ट ऑफिस में हैं आप, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आपको बहुत सारे लेटर्स, आप एक एम्प्लॉय हैं वहाँ पे, बहुत सारे आपको क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लेटर्स मिल रहे हैं आपको कि ये एक मुंबई का होगा, हैदराबाद का होगा, एक कोई गुजरात का होगा। तो ऐसा आप ये थोड़ी कि एक लेटर आया तुरंत भेज दिया आपने, आप क्या करेंगे, उनको एक पाइल करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है, उनको इकट्ठा करेंगे, एक एक बॉक्स में डालेंगे कि मुंबई वाले एक बॉक्स में रहें, गुजरात वाले एक बॉक्स में रहें, ताकि ईजी रहे। अब मुंबई वाले को किसी जो बंदा है पोस्टमैन, उसको पकड़ा दिया कि भाई ये तू सारे मुंबई के ले जा। इसी प्रकार क्या होता है, प्रोटीन्स मिले या लिपिड्स मिले, ये क्या करता है, उनको शॉर्ट कर देता है। ओके, जिस प्रकार का टाइप है शॉर्ट कर देता है और चला जाता है। अच्छा, अब ये देखिए फंक्शनली लिंक्ड है, किस किस से लिंक्ड है जरा देखते हैं। ये एक तो ईआर से लिंक्ड है, जो ईआर से सामान आया ये उसको पैक कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। अब ये किस किस को कर रहा है, एक तो लिपिड्स को कर रहा है और प्रोटीन्स को भी कर रहा है। अब लिपिड्स और प्रोटीन को किसकी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा तो सेल मेम्ब्रेन ही होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उसी से मिला है, मिलकर बना है। ये तुमने सेल जब मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा पढ़ा था ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो उसमें बाइलेयर होती है लिपिड की और प्रोटीन होता है उसमें एम्बेडेड। तो ये किस किस से लिंक्ड होता है, गोल्गी अपैरेटस ईआर से और सेल मेम्ब्रेन से और सारे सेल ऑर्गेनल्स से, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनल्स को किसकी जरूरत पड़ेगी, गोल्गी अपैरेटस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही तो सबको चीज पहुंचा रहा है। ठीक है, सबसे लिंक होता है। ओके, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। अबे लाइसोसोम्स क्या होता है, ये भी जस्ट अभी पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए आप। इट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। बेटा जब ये सारे काम पोस्ट ऑफिस वाले कर रहा है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया हमने, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ओके, तो हमारा पोस्ट ऑफिस भी कंप्लीट हो गया, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गोल्गी अपैरेटस की। क्या है बेटा, गोल्गी अपैरेटस। ओके, अब जानते हैं कि हमारा स्टोर रूम क्या होता है, यानी कि मैं वैक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनल स्टोरेज और सपोर्ट के लिए काम आता है। स्टोरेज के लिए तो है, अब सपोर्ट के लिए कैसे आता है ये भी समझ लेते हैं। इस प्रकार दिखता है जैसा आपको दिख रहा है इमेज में। वैक्यूल्स हैज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें बेटा मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल से याद आया, ऐसी मेम्ब्रेन किसी और के भी पास थी। किसके पास थी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमेबल होती है। फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। ये एक वाटरी फ्लूइड से भरा होता है जिसे हम सेल सैप कहते हैं। सेल सैप कहते हैं, इसके अंदर भरा होता है। दे स्टोर्स वाटर, मिनरल्स, शुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये पानी को, मिनरल्स को, शुगर्स को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। शुगर्स को भी बेटा कौन कौन से शुगर्स, या तो स्टार्च को करते हैं स्टोर, या ग्लूकोज को, मेनली इनको स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स हेल्प प्लांट सेल्स रिमेन फर्म एंड टर्जिड। वैक्यूल्स हेल्प करते हैं प्लांट सेल्स को फर्म और टर्जिड रहने में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि जब पानी कम देते हैं हम प्लांट्स को तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। ऐसा क्यों, उसमें से क्या होगा, पानी जो होता है, जो वैक्यूल्स के अंदर पानी है वो उसकी कमी हो गई, तो क्या होगा, वो लूज हो जाता है। जब इसके अंदर वैक्यूल है, सेल के अंदर, ये मान लो सेल है मेरा और ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, अब क्या हुआ, वैक्यूल जो है वो, उसमें से पानी की मात्रा कम हो गई, तो क्या होगा, अपने आप ये भी पिचक जाएगा, तो जो मेरा प्लांट होगा वो मुरझाया हुआ दिखेगा। अब अगर मैं उसमें पानी लगा तो क्या होगा, वैक्यूल एकदम भर जाएगा। जब भरेगा तो एकदम सेल भी क्या होगा, एकदम कड़क हो जाएगा, ठीक है, एकदम हष्ट पुष्ट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट खिला खिला दिखेगा। तो ये वैक्यूल जो होता है हमारा सेल, प्लांट सेल को फर्म और टर्जिड रहने में मदद करता है। इन एनिमल सेल्स स्मॉल वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। एनिमल सेल्स में जरूरी नहीं है कि वैक्यूल्स हो, और अगर होगा भी तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा होता है, ये सिर्फ एक टेम्पररी स्टोरेज के लिए होगा। ठीक है, और लेकिन प्लांट सेल्स में होता है और काफी बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो हम स्टोरेज रूम को भी समझ गए। स्टोरेज रूम यानी कि वैक्यूल्स। अब इतना सब काम हो रहा है तो गंदगी भी फैल रही है। तो गंदगी फैल रही है तो साफ करने के लिए मैंने आपको बताया था जेनिटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जेनिटर्स में किसकी बात कर रहा हूँ, लाइजोसोम्स की। अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं, लाइजोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स। ठीक है, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से होते हैं, बॉल की प्रकार होते हैं।
ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये भी बेटा। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या होता है इनके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये हेल्प करता है जो सेल के पार्ट्स, मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट खराब हो गए हैं, टूट गए हैं, तो उनको क्या करता है, डाइजेशन में काम करता है, यानी कि वो जाएगा, ये जाएगा और जो टूटे हुए पार्ट्स है उनको इनगल्फ कर लेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई पार्ट है छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है, तो ये क्या करेगा, उसको खा लेगा अपने अंदर, उसको संभालेगा। अब क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस उसको पे काम करेंगे, उसको पचा लेंगे, पचाने के बाद जो एनर्जी निकलेगी वो वापस सेल को एनर्जी या फिर जो भी मटेरियल्स निकलेंगे जो यूजफुल है वापस सेल में वापस कर देगा और सेल उसको रीयूज कर लेगा। दे प्रोटेक्ट द सेल बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल सब्सटेंसेज। ये हार्मफुल सब्सटेंसेज को भी इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है और पचा जाता है, तो इससे सेल जो हमारा बच जाता है। व्हेन ए सेल इज डैमेज्ड लाइसोसोम में बस्ट। जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बस्ट भी कर सकता है, फट भी सकता है, और ये फट के क्या करता है, अपने जूस को हर जगह फैला देता है। कोई चीज फट गई है तो क्या होगा, सेल हर जगह हमारा फैल जाएगा। फैलने से क्या होगा, सेल अपने आप को डाइजेस्ट करके मर जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक और पॉइंट है बेटा इसका कि लाइसोसोमल एंजाइम्स इन स्पर्म हेल्प ब्रेक द आउटर लेयर ऑफ द सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन हमारी रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ छोटा छोटा। बेटा फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मेल गैमेट क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है। स्पर्म में टॉप पे यानी उसके हेड पे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ये किस काम आते हैं, जो एग होता है उसकी आउटर लेयर को ब्रेक करने में काम आते हैं। तो हमारा लाइसोसोम्स भी अब कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं पावर हाउस के बारे में। किसके बारे में, पावर हाउस के बारे में, कि पावर हाउस क्या होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है बेटा, आप इमेज में देख सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। अच्छा बच्चे, आपने एक चीज ध्यान दी कि राइबोसोम्स के बाद जितने भी ऑर्गेनल्स थे वो सारे के सारे क्या थे, मेम्ब्रेन बाउंड थे, ठीक है। यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ऑर्गेनल ऐसा है जो नॉन मेम्ब्रेनस है, यानी जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, वो राइबोसोम, बाकी सब में मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आपको इजीली ध्यान रहेगा कि बस राइबोसोम में नहीं, बाकी सब में है। लेकिन कुछ ध्यान देने वाले हैं कि किसी किसी में डबल भी है, जैसे एक न्यूक्लियस हो गया और एक अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। इसमें बेटा दो दो मेम्ब्रेन होती है, जैसा आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्या है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। ये बेटा पोरस होती है, जैसा लिखा है स्मूथ एंड पोरस होती है, ठीक है। स्मूथ तो आपको दिख रही है, इसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे, कॉल्ड क्रिस्टे। जो इसकी अंदर की मेम्ब्रेन होती है, ये जो आपके अंदर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, आपको दिख रहा है ऐसे अंदर को फोल्डेड हो रखी है, फोल्ड हो रखी है इस तरीके से। इसकी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टे। अब क्रिस्टे को सिस्टरने से कंफ्यूजन मत कर देना आप। सिस्टरने क्या होता है, सिस्टरने याद रखो बेटा, एक गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी अपैरेटस का पार्ट है, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस जिससे मिलकर बना होता है वो सिस्टरने है, और क्रिस्टे क्या है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, in mitochondria the glucose and the other molecules are broken down to release energy। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स टूटकर क्या बनते हैं, एनर्जी हमको देते हैं, एनर्जी देते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेशन कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद एनर्जी निकली है, ये किस फॉर्म में हमें मिलती है, एटीपी, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की। सेल में किसी को भी एनर्जी चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, एटीपी का यूज करेगा। क्या करेगा, एटीपी का यूज करेगा। जैसे हमको कोई चीज लेनी होती है, हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं, हम क्या करते हैं, रुपीज देते हैं, आईएनआर यूज करते हैं। ऐसे ही आप अमेरिका वगैरह चले जाएंगे, डॉलर, तो वो वहां की करेंसी वहां चलती है। ऐसे सेल के अंदर जो भी एनर्जी की करेंसी है वो क्या है,
एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसा आप बेटा इमेज में देख सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये ये हमारा डीएनए है, हमारा नहीं मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट डीएनए। और ये छोटे छोटे आपको जो बॉल्स जैसे दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का ही डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा खत्म, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बेटा लास्ट बची है हमारी ऑयल रिफाइनरी। अब मैंने आपको बताया था ऑयल रिफाइनरी हर सेल में नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पावर हाउस है, ये जो पावर हाउस, मैंने आपको बताया था कि पावर हाउस में क्या होगा, हम बाहर से भी ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी कई फैक्ट्रीज होंगी जिसमें बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स होंगे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो बाहर से ही खा लेते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए। हमारे अंदर हम खुद खाना नहीं बनाते हैं, आपको पता होगा, हम लोग ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, हम लोग हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह को खाते हैं और फिर उसके बाद हम एनर्जी अपनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ऐसे लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जब खाना खुद बना रहे हैं यानी कि उसमें ऑयल रिफाइनरी होगी। अब ऑयल रिफाइनरी क्या है, इसके बारे में जरा हम डिटेल में जरा पढ़ते हैं। मैं बात करूँ बेटा प्लास्टिक्स की, किसकी, प्लास्टिक्स की। सेंटर फॉर फूड प्रोडक्शन, ठीक है, खाना बनाने के लिए काम आते हैं, कैसे वो डिटेल में पढ़ते हैं। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये भी बच्चों क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ एक राइबोसोम होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी सारे क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। सारे में जो ऑर्गेनल्स हैं उनमें से न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये तीन ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, तीन ऐसे हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, बिल्कुल सिमिलर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था। माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स था, जैसा आपको दिख रहा है इसमें। ये क्या है, डीएनए, ये क्या है, राइबोसोम्स। उसमें दिख रहा है आपको दो लेयर हैं, 1 2, तो उसमें दो लेयर्स होती है, एक आउटर और एक इनर लेयर। अब मैं आपको जरा बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स का एक इंटरेस्टिंग पार्ट, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो प्लास्टिड्स होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स है, यानी कि अपना खुद का प्रोटीन, थोड़ा बहुत अपना खुद का प्रोटीन बना लेते हैं, मतलब उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर अपना खुद ही अंदर बना लेते हैं, अपने अंदर ही। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात है, सेल डिवाइड करता है, ये तो आपको पता ही होगा कि सेल डिवाइड करके एक से दो बनते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर सेल डिवाइड नहीं भी कर रहा है, सेल है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये खुद ही डिवाइड हो जाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर जाते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। किन किन को, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया divide independently, therefore known as semi-autonomous organelle organelles। ठीक है, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही डिवाइड कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। अब मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा मेरा। ठीक है, इसको लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लेकिन आप नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि जो सेल होता है, ये जो प्लास्टिड्स होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम तीनों को डिटेल में जानते हैं। पहला है बेटा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ये तो आप समझ ही गए। अब ये दोनों, ये तीनों के तीनों दो वर्ड से मिलके बने हैं। इसमें बेटा ये मिलके बना है क्रोमा प्लस प्लास्ट से मिलके बना है। अब प्लास्ट का मतलब क्या होता है ग्रीक में, इसका मतलब होता है बेटा बॉडी। क्या मतलब होता है इसका मतलब, बॉडी। क्रोमा का मतलब होता है बेटा कलर। क्या होता है, कलर। तो आप प्लास्ट का तो मतलब समझ ही गए। ऐसे यहाँ पे ल्यूको का मतलब बता देता हूँ मैं, प्लास्ट का तो आप जानते ही बॉडी है, तो ल्यूको का बेटा यहाँ पे मतलब होता है व्हाइट, यानी कि व्हाइट बॉडी। यहाँ पे क्लोरस,
क्लोरस, यहाँ पे बेटा ल्यूको ना एक्चुअली ल्यूकस वर्ड होता है, ल्यूको ल्यूकस वर्ड से मिलकर बना है ल्यूकस। इस ल्यूकस का मतलब होता है वाइट। क्लोरस का बेटा मतलब होता है ग्रीन। तो क्लोरो जो है वो क्लोरस से मिलकर बना है। तो यानी कि सबका मतलब क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट का मतलब हो गया कलरफुल बॉडीज, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब हो गया व्हाइट बॉडीज, और क्लोरोप्लास्ट का मतलब हो गया ग्रीन बॉडीज। अब इनकी डिटेल्स में एक एक पॉइंट्स को जानते हैं। सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट को कंप्लीट करते हैं। दे कंटेन येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज और ग्रीन। सोर्स ऑफ ब्राइट कलर इन फ्लावर्स एंड फ्रूट। ठीक है, ये ब्राइट कलर जो फ्लावर्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, इनका कारण क्या है, क्रोमोप्लास्ट। यानी कि फ्रूट्स और फ्लावर्स में क्रोमोप्लास्ट की मात्रा काफी ज्यादा होगी। ठीक है, जो उसमें सेल्स होंगे उनमें क्रोमोप्लास्ट बहुत ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं कि ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होंगे नहीं, वो भी होंगे, लेकिन क्रोमोप्लास्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। लैक पिगमेंट, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। दे आर दस कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का फिर काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल्स। ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। कौन कौन से फूड मटेरियल्स, जैसे स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर ये स्टोर करते हैं तो फिर वैक्यूल क्या करता है, सोचने वाली बात है ना। अगर ग्लूकोप्लास्ट स्टोर कर रहा है खाना पीना, तो फिर वैक्यूल का क्या काम है। बेटा वैक्यूल हर चीज को स्टोर करता है, आपने देखा होगा, वाटर को, मिनरल को, फूड को भी, और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसलिए हमें वैक्यूल की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैक्यूल को की भी जरूरत है प्लांट सेल्स में। अब बात करते हैं जरा क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। तो जब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो थोड़ा डिटेल में है, हम इसको जरा हटा देते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को, और हम जरा अपना स्लाइड भी साफ कर लेते हैं। ओके, दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोफिल हमारी सनलाइट को ट्रैप करता है। प्लांट्स के अंदर क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। इसी सनलाइट को ट्रैप करने की वजह से क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अगर ये क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना हो पाए, और ना ही फिर प्लांट्स अपना खाना बना पाए। दे आर फिल्ड विथ सेमी फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये आपको दिख रहा है जो इमेज में, ये फील्ड किससे होता है, ये फील्ड होता है स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। ओके, सेमी फ्लूइड कंटेन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल। अब आपको जो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा एक सिक्के जैसा, इनको कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स। इनके अंदर क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। क्लोरोफिल भरा होता है। Sugars produced during photosynthesis are temporarily stored in the stroma, often as starch granules. जो शुगर्स हमारे फोटोसिंथेसिस में बने, उनको टेम्परली स्टोमा क्या करता है, स्टोर करता है, उनको स्टोर करता है। ऑफन एज स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में स्टोर करता है स्टोमा। अब मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा, जो बेटा थाइलाकॉइड होते हैं, ये थाइलाकॉइड आपको ऐसे एक के ऊपर एक लिखे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे को एक कॉलम मान लो आप। इसको बेटा एक को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। ऐसे यहाँ पे कई सारे हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गए। एक को कहते हैं ग्रेनम, और एक से ज्यादा को हम कहते हैं ग्रेना। ओके, क्या कहते हैं, एक से ज्यादा को ग्रेना कहते हैं। इनके पास खुद का आपको दिख रहा है डीएनए वगैरह, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिड्स भी कंप्लीट हो गया। अब जानते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। जैसा हम जानते हैं बेटा कि दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स माने इन दोनों के पास न्यूक्लियस होता है, और साथ ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। डिफरेंस बेटा सबसे मेन ये होता है कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, यानी हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, यानी कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक प्लास्टिड का टाइप है। तो हमारे पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, और प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहाँ क्या होगा, प्लांट्स के पास प्लास्टिड्स होंगे, और हमारे पास अपसेंट होंगे, हमारे पास नहीं होंगे प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स ये आपको दिख रहे होंगे, क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड का टाइप है। ठीक है, सबसे पहले तो एक डिफरेंस ही हो गया। अब मैंने आपको बताया था, अगर ऑयल रिफाइनरी होगी
तो बाहर एक प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक लेयर होगी कंपनी के, जो कंपनी बनाई थी। यानी कि अगर प्लास्टिड्स होंगे तो बाहर एक लेयर भी होगी, यानी कि सेल वॉल होगी। तो यहाँ पे सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, ये तो हो गया प्लास्टिड्स, सेल वॉल। और क्या डिफरेंस होता है? बड़ा वैक्यूल का डिफरेंस होता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे पास या तो होंगे नहीं, एनिमल हमारे क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सेल्स हैं वो भी एनिमल सेल्स हो गए। तो बेटा एनिमल सेल्स में क्या होता है, या तो वैक्यूल होंगे, नहीं होंगे तो काफी छोटे होंगे, ठीक है। मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट, मे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, होंगे और साथ में काफी बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं ये। और यहाँ पे क्या होता है, एनिमल सेल्स में काफी स्मॉल होते हैं। तो ये न्यूक्लियस भी है दोनों के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको दिख रहा है, गोल्जी apparatus भी है, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गई, नहीं तो एनर्जी कैसे बनाएंगे। दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स भी दोनों के पास होते हैं, लाइसोसोम्स भी दोनों के पास होते हैं। तो दोनों में वो कॉमन ही है। तो डिफरेंस क्या है, मेजर मेजर वो मैंने आपको बता दिया। प्लास्टिड्स का डिफरेंस है, सेल वॉल का है और वैक्यूल्स का है। तो बेटा यहाँ तक हम समझ गए। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्या रखा है कि ये जो हमने दे रखे हैं सेल, जैसे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इनमें के बीच में डिफरेंस बताइए। बेसिस क्या दे रखा है, किस बेसिस पे करना है, परमेबिलिटी के बेसिस पे। तो बेटा आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है। क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेबल। और ये क्या होता है, सिर्फ परमेबल होता है, ये सबको पास, लगभग सबको पास होने देता है। और सेल मेम्ब्रेन कुछ कोई पास होने देती है। ओके, अब बात करते हैं आर ई आर और एस ई आर की बात। इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? आर ई आर पे क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रफ दिखते हैं। और एस ई आर पे नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है पिगमेंट के बेसिस पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और क्रोमोप्लास्ट के अंदर रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, इस पर डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार हम लिखेंगे वर्ड्स में कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल बट सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल। सेकेंड है हमारा आर और एस का स्ट्रक्चर पे बेसिस पे। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, आर हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, आर लैक्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। आर के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए ये स्मूथ दिखता है। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमप्लास्ट में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था पिगमेंट्स का, क्लोरोफिल और इसमें क्या होता है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है। ये हमारा पहला हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आपको देना, ठीक है। टू स्टूडेंट्स, रेनू एंड रोहित, दो स्टूडेंट्स है रेनू एंड रोहित, वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन प्लास्टिड्स, दोनों प्लास्टिड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। रेनू emphasizes that all parts of plant, even roots, contain plastids. रेनू कहती है कि सारे प्लांट्स के सेल पे, मतलब कोई भी पार्ट हो, सारे प्लांट सेल्स में प्लास्टिड होता है, चाहे कोई सा भी पार्ट हो। लेकिन रोहित कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो उस बात पे एग्री नहीं करता है। वो कहता है कि प्लास्टिड्स रूट्स में नहीं होते हैं, प्लांट की रूट्स में नहीं होते हैं, सिंस द रूट्स आर अंडरग्राउंड, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, वो जमीन के अंदर होती हैं रूट्स, एंड डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसने कहा कि रूट्स में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, क्योंकि रूट्स के अंदर तो मतलब सनलाइट तो पड़ नहीं रही, क्योंकि वो तो रूट्स के अंदर है, तो फिर प्लास्टिक्स नहीं होगा, ये कह रहा है रोहित, ठीक है। बता, यहाँ पे थोड़ा सिंपली लिखते हैं। रेनू कह रही है कि प्लास्टिक्स हर जगह होंगे, लेकिन रोहित कह रहा है कि प्लास्टिक्स रूट्स में नहीं होंगे। हर जगह तो होंगे लेकिन रूट्स में नहीं होंगे, ये कह रहा है रोहित। अब कौन सही है, कौन सही है, आप मुझे बताइए जरा सोच के। आप पॉज कर लीजिए वीडियो और सोचिए। सोच लिया आपने आंसर? मैं बताता हूं आपको। अब यहाँ पे बेटा रोहित थोड़ा सा गलत है। रोहित का सोचना ठीक है, लेकिन उसने एक बात का ध्यान नहीं दिया, उसने प्लास्टिड्स बोल दिया। अगर वो ये बोलता कि क्लोरोप्लास्ट अपसेंट होते रूट में, तो वो ठीक होता। उसने प्लास्टिड्स बोल दिया। उसने क्या बोल दिया,
प्लास्टिड्स बोल दिया। अगर ये बोलता कि रूट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं तो वो सही होता। तो यहाँ पे रेनू ठीक हो गई, क्योंकि बेटा रूट्स में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होते, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट की जरूरत नहीं है वहां पे, तो फोटोसिंथेसिस होने रहा। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट तो हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट तो होंगे, क्योंकि वो तो स्टोर करते हैं चीजों को, फूड मटेरियल्स को। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट है तो वो तो प्लास्टिड होगा, तो यानी कि रूट्स में भी प्लास्टिड्स हुए, तो रेनू हमारी ठीक हो गई। तो रेनू यहाँ पे ठीक है, रेनू इज करेक्ट। Plastids are present in all plant parts, including roots. However, roots do not contain chloroplast because they do not perform photosynthesis. Instead, root cells contain leucoplast, which are colorless plastids that store food material such as starch. जैसा मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कौन सा सेल है, आपको कौन सा सेल लग रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो लेयर दिख रही है, दो लेयर दिख रही है, तो मैं सीधे कह दूंगा कौन सा सेल बेटा, प्लांट सेल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सेल वॉल क्योंकि एनिमल सेल्स में होती नहीं है। अब ये प्रोकैरियोट, ये बैक्टीरिया भी नहीं है। बैक्टीरिया क्यों नहीं है, मैंने सीधे प्लांट क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऑर्गेनल्स हैं, और आपने देखा है बैक्टीरिया के पास ऑर्गेनल्स नहीं होता, ना कि न्यूक्लियस इतना डिफाइंड होता है, जैसे मेरे को इसमें दिख रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट, मतलब आप समझ गए मैंने इसको कैसे पहचान लिया प्लांट सेल है, कैसे पहचान लिया कि सेल वॉल है। सेल वॉल किसके पास होती है, बैक्टीरिया और प्लांट्स के पास। अब बैक्टीरिया के पास तो इतने सारे ऑर्गेनल्स होते ही नहीं, उसके बाद तो बस एक राइबोसोम होता है। अब यहाँ पे सब कुछ है, न्यूक्लियस वगैरह, मैं सीधे जान गया कि क्या है ये, प्लांट सेल होगा बस। और यही अगर थोड़ा वैक्यूल छोटा होता और सेल वॉल नहीं होती, मैं कहते हैं एनिमल सेल है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल इन फिगर 2.20, यानी इस फिगर की बात हो रही है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल्ड फ्रॉम ए टू जी। जो ए टू जी ये हमें दे रखे हैं, इन सबको मैं लेवल करना है। एंड करेक्टली मैच देम विद देयर फंक्शंस गिवन बिलो। जो फंक्शंस दे रखे हैं उनके, उनको भी मैच करना है, यानी कि बता दो कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। जो सेल की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम यानी कि इसकी बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है न्यूक्लियस की बात, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बेटा कौन सा हो गया हमारा, बी हो गया, बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आइडेंटिफाई द पार्ट, हमने पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे निकल रख देंगे कि ये न्यूक्लियस है, और हम बात और हम मैच भी कर देंगे कि फर्स्ट जो है वो बी से मैच कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा साइट क्या होती है हमारी रेस्पिरेशन की, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बताइए कौन से नंबर पे है, किस, सॉरी कौन से अल्फाबेट से दिख रहा है, कौन से उसे मेंशन कर रखा है अल्फाबेट से। तो माइटोकॉन्ड्रिया ए से मेंशन कर रखा है, तो सेकंड किससे मैच होगा, ए से मैच होगा। थर्ड, थर्ड पार्ट कह रहा है स्टोरेज ऑर्गेनल। ये कि स्टोरेज ऑर्गेनल है, दैट आल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। ये स्टोरेज ऑर्गेनल तो है ही, साथ में रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, कठोरता भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा मुझे एक ही ऑर्गेनल याद है, वैक्यूल। याद है आपको, ये प्लांट सेल में फर्मनेस एंड टर्डीनेस देता है। ठीक है, ये रहा मेरा वैक्यूल जी। ओके, तो थर्ड हो गया मेरा वैक्यूल जी। अब फोर्थ करते हैं, सेपरेट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग। ऐसी चीज बताइए जो सेल कंटेंट को सराउंडिंग से अलग करती है। अब जैसे आपका घर है, समझते हैं आपका घर है, तो आपके घर को बाहर से क्या चीज अलग कर रही है, आपकी बाउंड्री, आपकी वॉल्स अलग कर रही है ना। इसी प्रकार सेल की सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो अलग करती है। मैं आपको बताता हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल के कंटेंट को बाहर से अलग कर रही है। क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो इसका आंसर हो गया सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ई। जो ई दिख रहा है आपको, ये दिखा रहा है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल को दिखा रहा है, सॉरी सॉरी एफ दिखा रहा है। जो ई है ना, ये बेटा सेल वॉल को दिखा रहा है, देखो थोड़ा सा बाहर है, ये सेल वॉल हो गई। ओके, अब फिफ्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ। फिफ्थ की बात करते हैं, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है। वो क्या चीज है, क्या चीज है, सिर्फ रिजिडिटी दे रहा है। तो रिजिडिटी क्या देता है प्लांट सेल में,
सेल वॉल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? सेल वॉल की बात हो रही है, यानी कि ई पार्ट की बात हो रही है। सिक्स्थ, पैक्स स्टोर्स मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ईआर। ईआर से सामान लिया और उसको पैक करके भेजा, याद आया? गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस कहाँ दिख रही है आपको? ये रही सी। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस सी। लास्ट यानी कि सेवंथ, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड। फूड को बनाने में जो मदद करता है वो क्या है? प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स में, या फिर हम कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स तो सारे नहीं करते हैं, क्लोरोप्लास्ट करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? डी। ओके, हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल्स? सारे माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम यूकैरियोटिक सेल से निकाल लें किसी भी प्रकार, तो क्या होगा? आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए थोड़ा सा। सोच लिया आपने? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पहले तो आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो शुगर माइटोकॉन्ड्रिया, जो शुगर्स होती हैं मेनली ग्लूकोज से, उससे तोड़ के एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में, मैंने आपको बताया। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो सेल का पावर हाउस चला गया। जब पावर हाउस ही नहीं है तो सारे ऑर्गेनल्स क्या होंगे? उनको एनर्जी की कमी हो जाएगी उनको, और थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएंगे? काम करना बंद कर देंगे और सेल मर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेल मर जाएगा। तो if all mitochondria are removed from a eukaryotic cell, ATP production will stop and the cell will not get enough energy to perform its life processes. Subsequently, the cell will eventually die. Cell मर जाएगा. Indicate the presence or absence of following structure in bacterial cells. बेटा ये कह रहा है, अब ये जो हमें दे रखे हैं सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हमें दे रखे हैं, इनको मैं बताना क्या ये बैक्टीरिया सेल्स में होते हैं, अगर हाँ या ना तो हमें टिक करना है, ठीक है। और यहाँ एनिमल सेल्स में, तो पहले जान ये आपको पता ही होगा कि जो बैक्टीरिया सेल होता है बेटा, ये क्या होता है हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। एनिमल सेल क्या होता है हमारा? एक यूकैरियोटिक सेल होता है। ओके, अब क्रोमोसोम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो बेटा क्रोमोसोम क्या बैक्टीरिया सेल्स में होता है? बैक्टीरियल सेल्स में होता है क्या? ध्यान देना जरा, बैक्टीरियल सेल्स में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था जब प्रोकैरियोटिक पढ़ाया था कि इस तरीके से होता है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे खुला हुआ पड़ा होता है। इस रीजन को मैं कह देता हूँ न्यूक्लियोइड कह देता हूँ, यानी क्रोमेटिन तो उसको के पास प्रेजेंट है, और क्रोमेटिन ही क्या होता है? क्रोमोसोम्स को बनाता है। यानी कि इसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यानी बैक्टीरिया में। और एनिमल सेल्स की बात करें तो होते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं दिखते। कब दिखते हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे। ओके, लेकिन सेम नहीं होते। अब मैं बता दूं, बैक्टीरिया और एनिमल सेल्स में होते तो हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, काफी डिफरेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं काफी यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स से, लेकिन होते हैं इनमें भी क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। बेटा इस पे तो आग बंद करके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं, इसमें यस। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोकैरियोटिक सेल में होगा? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैंने बताया था कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती, और माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, नहीं होती। एनिमल सेल्स में यस होती है। गोल्जी अपैरेटस की बात करें तो गोल्जी अपैरेटस बेटा क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती। क्रोमप्लास्ट की बात करें, नहीं। क्यों? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, नहीं होती। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, सिर्फ एक राइबोसोम्स ही तो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि एनिमल में क्या क्रोमोप्लास्ट होगा? अगर यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल तो लिखा है, इसमें तो होती है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लांट सेल लिखा होता, यहाँ पे अगर प्लांट सेल लिखा होता तो मैं यस कर देता।
क्योंकि प्लांट्स में क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या था, जो हमें कलरफुल दे रहा है, जो फ्रूट्स हमारे जो फ्लावर्स हैं कलरफुल दिख रहे हैं, किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिख रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी होता है, हमारे अंदर क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो समझ गए आप। तो बच्चों हमने आज ऑर्गेनेल्स को पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चंस किए कुछ। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट करना। मैंने जैसे आपको बताया बेटा, मेरा मोटिव है आपको पढ़ाना, आपको अच्छा पढ़ाना। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई टॉपिक तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं उसको कैसी प्रकार समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कमेंट में ही आपको समझा दूंगा, या आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, कैसे भी मैं आपको समझाऊँ, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, कोई भी मीन्स मैं यूज़ करूँगा, लेकिन आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आपको टाइम पे मिल जाए। तो बड़ा अच्छे से पढ़िए, और साथ में एनसीईआरटी भी पढ़िए। ठीक है, आप ये लेक्चर्स तो देख रहे हैं, इसके बाद तुरंत आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब की आप प्रैक्टिस करिए डायग्राम की। ठीक है, और प्लांट और एनिमल सेल्स के भी डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।